चलिए इस परिचर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। मेरा अगला सवाल खेमलाल खोसले जी से है। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। खेमलाल जी, एक अच्छे राजनेता की छवि आप किस प्रकार देखते हैं? क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे राजनेता में? एक अच्छे राजनेता में ऐसा गुण होना चाहिए जो सभी तबकों के बीच में जाकर के उनके सभी समस्याओं को सुने और जी। उस समस्याओं का समाधान निकाल सके। ऐसे नेता होना चाहिए जो उनके घर में जाकर के उनके सभी समस्याओं का समाधान सुने और उस समस्या को लेकर के जिस भी कार्यालय में जाना हो उस कार्यालय में जाकर के उस समस्याओं का समाधान निकाले। साथ ही साथ वो ऐसे तबकों के साथ कुछ व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, उस दुर्व्यवहार के चलते जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि ये छोटी जाति के है, ये बड़ी जाति की है, या ये गरीब तबके के हैं। उन लोगों को मतलब ना एक उसका देखने की दृष्टि बदल जाता है कि ये छोटी जाति की है, ये बड़ी जाति की है, ऐसे करके। तो मेरा यह मानना है कि नेताओं के भी ये सोचना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें ये अधिकार दिया है जी। ये हमारा संविधान बनाया है, तो जी। सभी जाति सभी पंथ हम सब एक समान हैं। इस कारण से उस नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसे मतलब जनता के बीच जा कर के उन सभी मतलब समूहों का, वो समुदायों का भी मतलब उनका ख्याल रखें ताकि समाज के आगे बढ़ सके। वह समुदाय अपने आगे बीच में जा कर के अपना सब भागीदारी समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे अपने जीवन यापन के लिए भी अपना वो योगदान दे सके। जी धन्यवाद। हम देखते हैं कि हमारे राजनेता का जब वो वोट मांगने आते हैं और चुनाव के बाद व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, तो मधुबाला चौहान जी, आपका क्या सोचना है इस बारे में? इस बारे में मेरा ये सोचना है कि चुनाव के समय सभी व्यक्ति जो भी चुनाव लड़ता है वो बोलता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, है ना। अनेकों प्रकार की मतलब लोगों को, जनता को समझाते हैं जी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद में कोई नहीं दिखता है जी। जैसे कि अभी हमारी पार्षद जी हैं जी, अभी वो विपक्ष पार्टी में बैठी हुई हैं जी, हर जगह संघर्ष करती हैं जी। आम जनता पहले उन्हीं के पास जाती है कि हमारा ये काम करवा दो, हमारा वो काम करवा दो जी। वो बेचारी सब जगह जाके मतलब सब जगह भिड़ती हैं, तब ले दे के काम निकलता है। काम निकलने के बाद में भी पब्लिक बोलती है आप क्यों करवा रहे हो, आप क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब ऐसे बहुत अनेक सारी समस्याएं हैं जिसमें उनको जूझना पड़ता है। हम लोग जाते हैं, उनको पकड़ते हैं कि हमारा ये काम करवा दीजिए, वो जाके सब जगह जाती हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है कि ये सत्ता का नशा है कि हम सत्ता में आने के बाद फिर कार्यों की जगह दूसरी चीजों में लग जाते हैं? नहीं, वो तो सर सभी का मतलब वैसे रहता है, ये एक व्यक्ति का नहीं, हर एक व्यक्ति का रहता है जी। जैसे कि चुनाव के समय बोल देते हैं कि मतलब हम लोग बोलते हैं जैसे मान लो हमारा रोड नहीं बना है जी, हमारे इधर पानी नहीं आ रहा है, सब होगा जी। होने के बाद में पता नहीं चलता है कहाँ नेता है कहाँ कौन है, कोई किसी प्रकार का दिखाई नहीं देता है। हम लोग कंप्लेंट करते रहते कोई भी उस पर सुनवाई नहीं होती। धन्यवाद। हमारे बीच युवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से शंकर बजाज जी हैं। शंकर बजाज जी, आप एक व्यवसायी भी हैं। आपको क्या लगता है कि एक अच्छा व्यवसायी अगर कोई है तो उसे राजनीति में भी आना चाहिए, वे राजनीति भी अच्छे तौर पर कर सकता है, या अपनी तरफ से क्या योगदान कर सकता है राजनीति? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि एक व्यापारी ऐसा वर्ग है जी, वो किसकी भी सरकार हो जी, उसको सरकार के साथ मिलकर चलना उसका कर्तव्य है जी। क्योंकि अगर देश में जनसंख्या है, अगर उसको सही रूप से चलाया जाता है, एक व्यापारी जो टैक्स पटाता है उसके कारण ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलती है जी। एवं आज की दृष्टि में व्यापारी हर जगह पीस रहा है। कल ही एक घटना हुई कि व्यापारी ने चंदा नहीं दिया तो उसके साथ मारपीट हुई जी। मतलब इस प्रकार का व्यवहार न करें, क्योंकि व्यापारी देश का आगे बढ़ाने में उनका सहयोग रहता है जी। ठीक है, व्यापारियों की जनसंख्या दूसरे वर्गों की अपेक्षा कम रहती है जी, लेकिन वो देश के, राष्ट्र के विकास में जितना भागीदार है वो कोई नहीं हो सकता। और जनप्रतिनिधि जी ऐसा हो जो पानी से जो नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो अपना जो जनप्रतिनिधि हो वो पसीने से नहाए, हर
छोटे से छोटे तबके के, बड़े से बड़े तबके, व्यापारी के हर वर्ग की बात सुने जी। और वो राष्ट्र के लिए सोचे, न कि अपने लिए सोचे। ये हर वर्ग की एक समलिप्तता होती है राजनीति में, अगर देखा जाए जातिगत समीकरण देखें या दूसरे समीकरण देखें, तो व्यापारिक तौर पे व्यापारिक समीकरण को देखते हुए भी कुछ लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कुछ लोगों को निकलना चाहिए राजनीति में। क्या सोचना है आपका? नहीं, बिल्कुल। इससे पहले भी हमारे पुराने अध्यक्ष आदरणीय श्रीचंद सुंदरानी जी थे, वो भी राजनीतिक में आए चैम्बर से जी। क्योंकि एक व्यापारी की सोच होती है वो बहुत आगे की रहती है, क्योंकि वो कई एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करता है, सबके दुख सुख समझता है जी। और वो बहुत सारे जनरेट करता है रोजगार। तो उनकी जो विजन और सोच है वो बहुत दूर तक होती है और 100% आना चाहिए, क्योंकि देश का विकास एक व्यापारी जिस स्थान से कर सकता है वो दूसरों की अपेक्षा वो फास्ट और जल्दी कर सकता है। धन्यवाद। गोल्डी जैन जी, अभी जो शंकर जी ने बात कही, मैं उसी से रिलेटेड एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि अभी जो मारपीट हालिया में हुई है वहाँ आपका भनपुरी में, तो अगर हम उसको देखते हैं, ये चुनाव का दौर चल रहा है, चंदा किसी भी पार्टी का हो व्यापारी को देना ही पड़ता है, तो आपको क्या लगता है ये सिस्टम सही है? देखिए, चंदा जो है हर व्यापारी देता ही है जी। कोई भी व्यापारी जो व्यापार कर रहा है, जी। कोई भी गणेश जी वाले आ रहे हैं, दुर्गा जी का चंदा लेने आ रहे हैं, हर व्यापारी चंदा देता है जी। लेकिन अभी कोरोना के बाद से व्यापार कम ज़्यादा हुआ है जी। तो हो सकता है कि कोई व्यापारी कभी ये बोलता है भैया इस बार मैं चंदा कम दे देता हूँ जी। तो जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी के जो पंडाल वगैरह लगाते हैं या जो लोग चंदा लेने के लिए आते हैं, वो लोग हुज्जत करते हैं कि नहीं इतना ही चंदा चाहिए, तो उनको ये समझना चाहिए कि व्यापारी जो है वो अपने व्यापार के हिसाब से चंदे कम और ज़्यादा दे सकता है। भाई जिस समय व्यापार एकदम बहुत अच्छा चलता था, अगर वो उस समय 2100 रुपये या 1100 लिखाता था, आज अगर कम चल रहा है तो 500 लिखा रहा है, तो पंडाल वालों उनको समझना चाहिए और उतना वो लेना चाहिए। उसके लिए वो झगड़ा करते हैं। जो हालिया घटना हुई है वो इसी बात को लेकर के हुई है कि उन्होंने चंदा नहीं दिया था या कम दे रहे थे, तो वो ऐसा ऐसी बाध्यता नहीं होनी चाहिए, ऐसी बाध्यता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि व्यापारी को इतना ही देना है, क्योंकि व्यापारी देने के लिए ही होता है। कभी व्यापारी ऐसा मांगने नहीं जाता है, हर व्यापारी देने जाता है, लेकिन वो कम और ज़्यादा समय के साथ में हो जाता है, तो उस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और चंदा व्यापारी जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों को भी देता है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां अपने दम पे नहीं है, सारे व्यापारी लोग ही वहाँ पर पैसा देते हैं। कोई छोटा व्यापारी होता है, कहीं बड़ा व्यापारी देता है, तो व्यापारी जो चंदा देता है उसको लेकर के हुज्जत नहीं करना चाहिए किसी को भी। धन्यवाद। किरण मिश्रा जी एक समाज सेविका हमारे साथ हैं। किरण जी, महिलाओं के बारे में अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, तो आपको क्या लगता है महिलाओं को अगर आरक्षण मिलता है या सीटें हमारी बढ़ती हैं या राजनीति में हमारा वर्चस्व बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की आवाज़ मुखर होकर बाहर आएगी? और मतलब आगे बढ़ना चाहिए और हमारी महिलाएं को भी आगे बढ़कर हर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए जी। और रही बात की महिलाओं को कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। तो आइए अब हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच सत्यम शुक्ला जी हैं। सत्यम जी, आप कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए हैं, तो एक कर्मचारी के तौर पर आपकी राजनेताओं से क्या अपेक्षा रहती है? कर्मचारी नेता के तौर पर नेता बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद भी कर्मचारी हूँ, उनके बीच में कोई अलग अंग नहीं हूँ, कार्यरत हूँ, कहीं काम करता हूँ। हमारी बस इतनी ही उम्मीद है कि जो उचित है, हमारी जो मांगे होती है जो संवैधानिक दायरे में हो, सुप्रीम कोर्ट के नियम का कोई उल्लंघन ना होता हो, जिसमें कि स्थायीकरण जैसा विषय है। मैं नियमितीकरण की बात नहीं करता हूँ, नियमितीकरण हमारी मांग भी नहीं है और किन के लिए नहीं है मैं स्पष्ट कर दूं। मैं छत्तीसगढ़ दैनिक श्रमिक मोर्चा का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। इसमें जितने भी श्रमाइक दर के कर्मचारी होते हैं जो बिना नियुक्ति पत्र के वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के समस्त 54 से ज्यादा से अधिक विभागों में 36,000 से अधिक संख्या में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में हम जैसे कर्मचारी साथी कार्यरत है। हम लोगों को श्रमाइक दर का वेतनमान लागू होता है, हमें बिना नियुक्ति पत्र के रखा गया है। तो हमारी सिर्फ यही अपेक्षा है सरकार से या युवा नेताओं से कि हमारे लिए हम एक सुझाव निरंतर सरकार के समक्ष रख रहे हैं विगत 2 वर्षों से। उसमें हमने उल्लेख किया है कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम जैसे लोगों को बिना नियुक्ति पत्र वाले श्रमिक दर के श्रमिकों को स्थायीकरण की सौगात दी गई है और बकायदा इसमें कोई संवैधानिक बाधा भी नहीं आई है।
परंतु छत्तीसगढ़ राज्य में पिंगुआ कमेटी को अब तो 10 या 12 दिन में आचार संहिता लगने वाला है जी। पिंगुआ कमेटी के किसी भी मतलब जो आईएएस अधिकारियों की जो कमेटी है वो और जो महाधिवक्ता जो कि बहुत विद्वान होते हैं, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ 5 साल में ये दोनों ही कमेटी के सारे सदस्य और महाधिवक्ता अगर इन 3 राज्यों के जो निर्णय है उसकी समीक्षा नहीं कर पाए, और दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हमारे हित में कोई निर्णय नहीं ले पाए, तो ऐसे हमारे नेता होने चाहिए जो अधिकारियों जो इस प्रकार की लापरवाही करते हैं उनको ये सब चीजों को वो उन पर पकड़ बना सके, उनसे अनुशासन के दायरे में रहकर उनसे काम ले सके। ये पिंगुआ कमेटी और महाधिवक्ता की वजह से आज जो सरकार की छवि धूमिल हुई है वैसी स्थिति ना आए, और विपक्ष में भी मैं ये चाहूँ। हाँ, ये तो आपने बात कही। वर्तमान की जो हमारी सरकार है उसके कार्यकाल से क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट शब्द आप बोले हैं तो मैं बोलूंगा मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। प्रसन्न बोलते तो शायद मेरे लिए जवाब देना बड़ा कठिन हो जाता, क्योंकि मैं नकारात्मक जवाब देना पड़ता। संतुष्ट हम हैं क्योंकि हम जैसे लोगों को 4,000 रुपए श्रम सम्मान की राशि अलग से ट्रेजरी से दी जा रही है, जिसको कि विभाग के बहुत सारे विभाग के बाबू जो बड़े बाबू होते हैं, बड़ी विचित्र कौम होती है, इनकी अज्ञानता की वजह से, इनके लाल भुजक्कड़पन में ये बहुत से विभाग में लागू नहीं हो पाया है। धन्यवाद। हमारे बीच गोपीचंद साहू जी हैं। गोपीचंद जी, पैराशूट लैंडिंग एक शब्द का काफी प्रयोग किया जाता है, तो काफी बार हम देखते हैं कि किसी बाहर से व्यक्ति को लाकर हमारे क्षेत्र में उतार दिया जाता है चुनाव में। आपको क्या लगता है, ये सही है या क्षेत्रीय व्यक्ति को टिकट मिलने पर ज्यादा अच्छे से विकास कर पाएगा? क्या सोचना है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा प्रश्न करें। मोर नाम गोपीचंद साहू, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना रायपुर जिला युवा अध्यक्ष। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना लगातार 9 बछर से बूता कर रहे थे, और ये इस संगठन मात्र एक ऐसे संगठन है जो आज छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ बने 23 बछर हो गए। 15 साल राज करीस पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बीजेपी के हैं, और 8 साल राज कर रहे थे ये कांग्रेस के हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में निमगत छत्तीसगढ़िया व्यक्ति यहाँ कोई नहीं है। काबर की देखो, आज हम छत्तीसगढ़िया मल्ला 2वें दर्जे में देखे जावत हैं। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एक ऐसे संगठन है जो आज छत्तीसगढ़िया मल्ला निमगत छत्तीसगढ़िया मल्ला ओकर हक अधिकार, मजदूर के हक अधिकार के बात करते हैं। आप देखे हवा अभी बहुत पवित्र त्यौहार होते, राखी के त्यौहार, जो मंदिर सो क्षेत्र में 2 बहिनी के दुष्कर्म करेगिस, ये सिर्फ नशा के कारण से जो 10 व्यक्ति जो है, और वहाँ दोनों राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन कोई मुद्दा नहीं उठाई। जाके छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना वहाँ थाना में गिस, मंदिर सो थाना में, और एक बात करी से साथ ही साथ कलेक्टर ला जाके अपन ज्ञापन सौंपे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीयवाद पार्टी बनना चाहिए, और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना निमगत छत्तीसगढ़िया मल्ला 90 सीट में विधानसभा लड़वावत है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप देखो छत्तीसगढ़ में जैसे दूसरा राज्य में होते, जैसे भी आप पूछे, बहुत शुद्ध, बहुत अच्छा जो आप प्रश्न करे हो। पैराशूट आप देखो, रमन सिंह के समय में और सिंह की बूता बहुत चलीस, अच्छा, बहुत ज़्यादा चलीस है। और ओकर बाद ये भूपेश सरकार जो अभी वर्तमान में सीएम हवे, और ये यहाँ छत्तीसगढ़िया बोल के छत्तीसगढ़िया में सपोर्ट करीस, करे के बाद आज कोई छत्तीसगढ़िया माले ऐसे नहीं है कि नौकरी चौकरी और जो सुगर जो बूता होते छत्तीसगढ़िया मन के, जिससे आप सीएम खुद बोलते हैं कि कोई भी प्लांट में 80% मजदूर स्थानीय आदमी होना चाहिए। नहीं गोपीचंद जी, लेकिन आप स्थानीयता और ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जी। हमारे जो अभी वर्तमान के सीएम है भूपेश बघेल जी, ये तो क्षेत्रीय कामों के लिए बहुत ज्यादा अग्रसर हैं, ऐसा लग रहा है। त्योहार मनाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ 30 त्योहार ऐसे मनाए जा रहे हैं, और कई चीजें ऐसी जिसमें छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात की जा रही है। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको कहीं ना कहीं परिवर्तन आया है? आपके प्रश्न तो बहुत जोरदार है। देखो, बहुत बढ़िया है कि आज छत्तीसगढ़ में जैसे भूपेश बघेल जो सरकार है जी, तिहार मला प्राथमिकता देवत है, तो तिहार मन से मोर छत्तीसगढ़ भाई बहनी मन की पेट भर जी का जी, बिल्कुल नहीं भरे। खबर आज बड़े बड़े प्लांट में बाहरी व्यक्ति मन 90% रोजगार मिलता है, और स्थानीय में छत्तीसगढ़िया मन 10%। हमारे भी शकील साजिद सर हैं। शकील जी, हमारे राजनेताओं में क्या गुण होने चाहिए एक अच्छी राजनीति के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं गोपी भैया की 1-2 बातों को
थोड़ा सा बताना चाहूँगा जी कि इनके क्रांति सेना, छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के अध्यक्ष हैं पथरी के मेरे भाई अमित बघेल, और जो काम अभी की सरकार कर रही है, पुरानी सरकार ने भी काम किए हैं जी। मैं गोपी भैया थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि सोटा खाना, भावरा खेलना, पुन्नी मेला में सुबह 4 बजे छलांग लगाना, गेड़ी चढ़ना, आपका तिहार हरेली मनाना, तीजा मनाना, आपको गोवर्धन पूजा की, जिसको हम बहुत सारे लोग मातर भी बोलते हैं, उसकी छुट्टी देना, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा स्थानीय काम तो इसके पहले किसी ने नहीं किए। और आप लोग बोले होंगे ये अलग बात हो सकती है, लेकिन मैं आपको कभी सोटे वाली एक आध भी तस्वीर आपकी नहीं देखा हूँ। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं कि आप सोटा खाइए, मेरा सिर्फ कहने का अर्थ ये है कि हम छत्तीसगढ़िया किसे मानते हैं। आज की तारीख में तो हमारे 5 स्टार होटलों में बोरे बासी मिल रहा है, बोरे बासी मिल रहा है 1 मई को। और छत्तीसगढ़िया वो है जो यहाँ पैदा हुआ है, जो यहाँ पढ़ा लिखा है, वो छत्तीसगढ़िया है। अब मैं गोपी भैया महू यहाँ के पैदा हुए हूँ, गणपति महाराज सुन ले हमर पुकार, सबके दुख लटारे तो हमरो दुख लटार, गम्मत से बड़ा हुए हूँ मैं हर, मोला ददरिया आते, मोला सब कुछ आते। अब छत्तीसगढ़िया कौन है? ये बात बिल्कुल सही है कि स्थानीय कारखानों में, स्थानीय उद्योगों में पूरे के पूरे तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी स्थानीय होने चाहिए, स्थानीय छत्तीसगढ़, इसमें कोई शक नहीं। अब आपका जो प्रश्न था कि राजनेताओं को कैसा होना चाहिए जी। राजनेताओं को तो सबसे पहले ये होना चाहिए, यहाँ खेमराव भैया हैं जिन्होंने बोला कि हमें संविधान के अनुरूप कार्य करना है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपकी पार्टी के लोग भीमराव जी के बारे में ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन आपने बोला हमें संविधान ने जो हमें मूलभूत अधिकार दिए हैं, संविधान की धारा 14 के अनुरूप हमें जो एक समान सबके साथ व्यवहार का अधिकार दिया गया है, तो हमें इन सब का ख्याल रखते हुए सबका साथ सबका विकास, ऐसा ही काम करना चाहिए हर राजनेता को। दूसरी सबसे बड़ी बात, राजनेता को जो भाई ने बोला कि कहीं भी अगर किसी भी बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, तो सबसे पहले अगर कोई पार्टी नहीं गई है तो मैं उसकी निंदा करता हूं, और जो गया है मैं उसे बहुत वीर व्यक्ति मानता हूं कि दमदारी से गलत कामों का विरोध करना चाहिए। अब हम बैलेंस इक्वेशन में एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे, राइट टू रिकॉल। क्या अगर हमारा जनप्रतिनिधि ठीक से काम नहीं कर रहा है तो जनता को उसे वापस लेने का अधिकार होना चाहिए? आशीष तिवारी जी, क्या सोचते हैं आप? ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न है कि जनता के पास क्या अधिकार होना चाहिए कि वो बीच में ही टर्म में वो अपने जनप्रतिनिधि को वापस ले ले, क्योंकि वो उसके मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहा है। पंचायती व्यवस्था में इस तरह की व्यवस्था कुछ राज्यों में लागू है, हमारे यहाँ भी भरी कुर्सी और खाली कुर्सी की बात होती है, और बीच में ही उस नेता के खिलाफ अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है, नगर पालिकाओं में देखने को मिलता है, जनपद में देखने को मिलता है कि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर इस तरह से व्यवस्था की जाती है। लेकिन जहाँ तक बड़े चुनाव की बात है, विधानसभा या लोकसभा में इस तरह का राइट देना जनता को, ये किस तरह से लागू होगा, ये बहुत मतलब गूढ़ विषय है और इस पर बहुत चर्चा होनी चाहिए। उसकी आवश्यकता है कि रिकॉल होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है, जैसे कि आज का विषय है कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो, तो जैसे कि जनप्रतिनिधि शब्द में ही छुपा है जनता का प्रतिनिधि, जैसी जनता है वैसा उसका प्रतिनिधि होना चाहिए। अब जनता को भी ये तय करना पड़ेगा अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए कि वो किस बातों में आकर उस अपने प्रतिनिधि को चुन रहा है। क्या वो किसी लालच में आकर, किसी वादों के छलावों में आकर चुन रहा है? जो जनप्रतिनिधि उसको अपने वोट के लिए लाखों रुपए खर्च करके उसके वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है, क्या वो पावर में आने के बाद वो आपके लिए काम करेगा? ये जनता को तय करना पड़ेगा। जैसी जनता हो वैसा उसका प्रतिनिधि हो। हम देखते हैं कि बहुत गरीब इलाकों से, बहुत दुर्गम इलाकों से भी ऐसे नेता आते हैं, लेकिन जैसे ही वो पावर में आते हैं उसके बाद उनका रहन सहन कैसे बदल जाता है। आप देखिए वीआईपी कल्चर कैसे उन पर हावी हो जाता है। हमारे यहाँ खुद आदिवासी बाहुल्य राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है, और यहाँ 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, 10 सीटें शेड्यूल कास्ट वर्ग के लिए आरक्षित हैं। लेकिन उनके जो प्रतिनिधि हैं जब आते हैं
तो आप अपनी जनता को भूल जाते हैं कि वो किन लोगों ने उनको चुनकर वहाँ पर भेजा है, वो बिल्कुल अपनी जनता से कट जाते हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधि हों जो चुनने के बाद भी अपनी जनता के बीच रहें और जनता के लिए सोचें, और वो ये ना भूलें वो किनके बीच से वहाँ पर पहुँचे हैं। मुझे लगता है ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए। सुभाष मिश्रा सर, हमने तमाम परिचर्चा को सुना, सभी वर्गों की बातें जानी, सबके व्यूज जाने, तो इस परिचर्चा को आप किस प्रकार देखते हैं या क्या निष्कर्ष पे आते हैं? आशीष अभी जब कह रहे थे जी, तो मुझे ब्रेख्त की एक कविता याद आ रही थी जी, कि अखबार का हाकर चिल्ला रहा था कि जनता ने सरकार का विश्वास खो दिया है। अखबार का हाकर चिल्ला रहा था कि जनता ने सरकार का विश्वास खो दिया है। अब सरकार को चाहिए कि इस जनता को खारिज करके अपने लिए नई जनता चुन ले। दरअसल हम ये देखते हैं कि जब भी चुनाव होता है तो जो लोग वोट डालने जाते हैं, दुर्भाग्य है कि पूरे 100% वोट होना चाहिए, जैसा कि विदेशों में होता है कि कोई एक दिन नियत नहीं होता, सुविधाओं के दिन होते हैं और आप महीने भर में कभी भी जाकर वोट डाल सकते हैं। अगर ये सुविधाओं का दिन हो, स्त्रियों के लिए सुविधाओं का दिन हो, अपने समय का दिन हो, और हम धीरे धीरे ऐसे करें कि 100% वोट डले। अभी हो ये रहा है कि जिस प्रतिनिधि को 50% वोट डलते हैं, 60%, जिसको 30, 32, 35% वोट मिलते हैं, वो कहता है कि मैं सबका नेता हूँ, जबकि 28% लोगों ने उसको वोट नहीं दिया और बाकी लोग तो वोट डालने नहीं गए। तो एक नोटा आया है। अब नोटा की जगह, जैसे आप पूछ रहे थे कि रिकॉल की बात होनी चाहिए, ये जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी परिपक्व होगी तब ये संभव है। एक जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? देखिए, जनता की अपेक्षाएं, लोगों से जो मतदाता है उसकी अपेक्षाएं अपने जनप्रतिनिधि से होती है। अब जनप्रतिनिधि जो है वो किस तरह की उम्मीद जगाता है। जैसे मैं मान लो एक प्रेमी है तो अपनी प्रेमिका के लिए बहुत सारे झूठे वादे करता है कि मैं तेरे लिए फलक से चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, पर क्या संभव है? पर ये तो प्रेमी में चलो एक दोनों के बीच एक नोक झोंक है। पर आप यदि जनप्रतिनिधि हैं और आप इस तरह के वादे कर रहे हैं जो पूरे ही नहीं हो सकते, आप बायस्ड हैं। आप अगर आपको जो जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ कोई एक जाति धर्म के लोग नहीं होते, वहाँ बहुत तरह के लोग होते हैं। तो एक जनप्रतिनिधि को प्रोग्रेसिव होना चाहिए, उसको किसी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं फंसना चाहिए, जाति धर्म के झंझट में नहीं फंसना चाहिए। उसको जो सामूहिक काम है जिसमें ज़्यादा लोक हित हो, जैसे हमारे देश में यदि कोई जनप्रतिनिधि की उम्मीद करते हैं तो महात्मा गांधी हमको याद आते हैं, जवाहरलाल नेहरू याद आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल याद आते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो जनता से सीधे कनेक्ट होते हैं और जनता को बरगलाते नहीं हैं, बहकाते नहीं हैं, खेमेबंदी में नहीं बांटते हैं। तो एक जनप्रतिनिधि जिस क्षेत्र का नेतृत्व करता है उसको अपने क्षेत्र के बारे में सब कुछ मालूम हो। दूसरा, वो अपनी जनता को ये बताने का साहस करे, ये नहीं कि जो भी कागज आए ले ले। अगर वो नौकरी नहीं दिला सकता तो उसको बताना चाहिए कि नौकरी के लिए पीएससी की परीक्षा होती है, व्यापम की परीक्षा होती है, इसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, मैं नौकरी नहीं दिला सकता। पर दुर्भाग्य क्या है कि जनप्रतिनिधि के पास जो लोग भी आते हैं, मैंने तो अलग अलग स्तर पे देखा है कि जो मंत्री, मुख्यमंत्री सब बन जाते हैं, कोई भी आवेदन देगा सब ले लेंगे और जन शिकायत निवारण में जाएगा और वहाँ कुछ नहीं होने वाला है और बोलेंगे निराकरण हो जाएगा। तो पहले तो एक जनप्रतिनिधि को ये बात होनी चाहिए कि आपका ये काम होगा, ये नहीं होगा, ये नियम से नहीं है। तो कम से कम लोग अनावश्यक अपना पैसा खर्च करके इधर उधर चक्कर नहीं लगाएंगे। असली में जनप्रतिनिधि को ना बोलने की आदत ही नहीं है। वो सोचता है कि उस पर जितने लोग आएंगे वो सबको कहीं ना कहीं इंटरटेन करेगा। ये संभव नहीं है एक जनप्रतिनिधि के लिए। पर अगर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं से, लोगों से रूबरू संपर्क रखता है, मिलता है, उसके क्षेत्र में क्या हो रहा है, विधानसभा में यदि वो जा रहा है तो क्या वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा रहा है, राज्य की समस्याओं को उठा रहा है, क्या वो विधानसभा से गोल तो नहीं है, वो उस तरह के प्रश्न लगा रहा है, क्या वो पढ़ के जा रहा है। मैं देखता हूँ इतने सालों में जो जनप्रतिनिधि, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, यदि वो नियम कानून कायदे जानता है तो उससे सत्ता पक्ष भी डरता है, बाकी लोग भी, अफसर भी डरते हैं और उसको घुमाते नहीं हैं। तो एक जनप्रतिनिधि, मुझे लगता है कि उसके बाद वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, एक सम्मेसिव भाव होना चाहिए कि जैसे हम कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को बजाय सो हरि को होई। तो यहाँ पर ये नहीं देखना है कि ये आपके क्षेत्र की जनता, इसने मुझे वोट नहीं दी थी इसलिए मैं इसका काम नहीं करूँगा,
ये मेरी पार्टी का इसलिए मैं इसका काम नहीं करूँगा। मुझे लगता है एक जनप्रतिनिधि को जो भी उसके क्षेत्र की जनता है उसको ये विश्वास होना चाहिए। लोग कहते हैं हमें राजनीति से क्या लेना देना, तो आज हमने जाना कि लोगों को बिल्कुल आमजन को राजनीति से लेना देना है और हमें ऐसा लगता है कि राजनीति कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या को तय करती है। तो आज हमने जन सेवकों का जनता के प्रति क्या कार्य होना चाहिए उसके बारे में जाना और जनता की अपने जन सेवकों से क्या अपेक्षाएं हैं उसके बारे में जाना। अलग अलग वर्गों से, व्यापारिक वर्ग हो गए, दूसरे वर्ग हो गए, हमारे संगठनों से लोग आए हुए थे, उनके बारे में जाना। तो आज हमने एक संतुलन का समीकरण तलाश करने की प्रयास किया और आगे भी ऐसे ही विषयों में हम बात करते रहेंगे। आप सभी हमारे साथ शामिल हुए, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।